अस्सलाम वालेकुम। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 3 बजे का टाइम दिया था, लेकिन किसी वजह से मैं 3 बजे हाज़िर नहीं हो सका हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि 27 नवंबर को हमने कॉल दिया था कि मुंबई चलना है, और इसकी तैयारी पूरे महाराष्ट्र के अंदर बड़े ज़ोरों शोर से थी। ऐसा नहीं है कि हम मुंबई में सिर्फ टहलने के लिए जा रहे थे। बेसिकली कुछ मुद्दे हैं जिनके ताल्लुक़ से हम सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और वो मुद्दे मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे कि 5% रिजर्वेशन जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर देने का फ़ैसला सुनाया। और ये जब फ़ैसला आया तो उस वक्त की जो सरकार थी वो बहुत ही ज़्यादा ये दावा कर रही थी कि देखिए हमने मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए, और ख़ास तौर से कांग्रेस और एनसीपी इस बात के ऊपर थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई, उन्होंने उसको आगे नहीं लेके गया, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया। अब हमारा एक सवाल है कि अब सरकार बने हुए कांग्रेस की, शिवसेना की और एनसीपी की, ये तीनों की सरकार बने हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब फैसला सुनाएंगे मुसलमानों के हक़ के अंदर, जो अदालत ने जिसको एंडोर्स किया है उसके बारे में कुछ ना कुछ फ़ैसला लेंगे करके। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के या शिवसेना के या कांग्रेस के लीडर्स को जब पार्लियामेंट के अंदर सुनता हूँ, तो झूठे मुंह क्यों ना सही, लेकिन एक बार भी वो जिक्र नहीं करते हैं कि मुसलमानों के रिजर्वेशन मिलना चाहिए करके। किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, हम उसके किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। जब ये नेता सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के मराठाओं के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, धनगरों को मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से तो अदालत ने उसको कन्फर्म किया है। वो आप कैसे झुटला सकते हैं, वो आप कैसे नकार सकते हैं, ये एक सवाल है। और ये सवाल का जवाब जब नहीं मिल रहा है तो यकीनन हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर अनजान मार रही है, जानबूझकर सोने का नाटक कर रही है, या जानबूझकर इस मुद्दे को जिंदा करना नहीं चाहती है। तो हमने सोचा कि चलिए 27 नवंबर को हम जाएंगे मुंबई में, और एक पुरअमन तरीके से, एक पीसफुल तरीके से, एक डेमोक्रेटिक राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए दिया गया है, वहाँ पर जाएंगे और सरकार से कुछ सवाल करेंगे। और सिर्फ यही सवाल नहीं कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बल्कि जो हमारी वक्फ की ज़मीनें हैं महाराष्ट्र के अंदर, आपको हैरानी होगी, मैं भी महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ। 93,000 एकड़ ज़मीनें महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन अब ये ज़मीनें सिर्फ कागज़ के ऊपर हमको नज़र आती है। ये ज़मीनें या तो किसी मंत्री के रिश्तेदार ने, उसके भांजे, बेटा, भतीजे ने हथिया लिया है, या किसी धन्ना सेठ ने इसे ले लिया है। ये हकीकत है कि आज हमारे पास इतनी ज़मीनें होने के बावजूद भी, लेकिन हमारे कब्ज़े में कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े धन्ना सेठों ने इसे ले लिया है, और आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर, समझकर, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक जिम्मेदारी की हैसियत से, वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से बताना चाहता हूँ कि इन 93,000 एकड़ ज़मीन जो है वो पूरे महाराष्ट्र में जो अलग अलग जगह के ऊपर, उसकी देखरेख के लिए, या ये कहिएगा कि इस पूरे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ऑफिस के अंदर इन ज़मीनों की देखभाल के लिए उसका महाराष्ट्र के अंदर कितने लोगों का स्टाफ है 93,000 एकड़ ज़मीन की देखभाल के लिए? तो महज 24 लोगों का स्टाफ है, 24 लोगों का स्टाफ है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि सरकारें चाहे किसी की भी हो, ये जानबूझकर चाहते हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये इनके पास से निकल जाए, और मुसलमान वैसे ही गुर्बत की और गरीबी की ज़िंदगी गुजारता रहे। किसी ने कहा कि साहब ये सरकार से हम ये मांग करेंगे कि मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल कुछ बनाए और उसके ज़रिए वो एक फ़ंड दे। मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ हमारी वक्फ की ज़मीनें अगर हमें वापस मिल जाती है तो हम भी सरकार को कुछ 100-200 करोड़ रुपए दे सकते हैं, और हम तो सरकार से कहेंगे कि हमको एक 200-250 करोड़ रुपए का, 300 करोड़ रुपए का आप जो माइनॉरिटी का बजट देते हैं वो बंद कर देना, हमें नहीं चाहिए वो बजट। उसमें हम आपको देने की हैसियत रखेंगे अगर ये पूरी वक्फ की ज़मीनें अगर हमारे को वापस मिल जाती है। लेकिन सरकार संजीदा नहीं है, सरकार इस मामले के अंदर
कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। साथ ही साथ जिस तरह से बाल्टी है, जिस तरह से SC/STs के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए पूरे जितने भी स्कीम्स होती है उसका एक ऑफिस है और उसी के ज़रिए वो पूरे स्कीम्स चलाई जाती है। उसी तरह से जो मराठा समाज के है उन लोगों के लिए भी मतलब एक इस तरह का एक सेंटर खोला गया है जहाँ पर उनके पूरे स्कीम्स जो है वो एक ही। हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के ताल्लुक से भी ऐसा कुछ हो करके, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। देखिए, एक सवाल ये पैदा होता है कि कुछ दिन पहले औरंगाबाद शहर में शिवसेना जो सत्ता में बैठी है, जिसका मुख्यमंत्री है और हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर होने के बावजूद भी उन्होंने औरंगाबाद में एक भव्य मोर्चा निकाला। और बड़ी हैरानी की बात यह है, एक जोक है समझ लीजिएगा, एक हास्यास्पद एक घटना है कि जो सरकार में बैठे हैं वो मोर्चा निकाल रहे हैं औरंगाबाद के क्रांति चौक से गुलमंडी तक। किस मुद्दे के ऊपर? तो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई के विरोध में हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं। ये इससे ज़्यादा और क्या बचकानी हरकत हो सकती है, या इससे ज़्यादा और क्या सोच सकते हैं वो कि जनता कितनी बेवकूफ़ है कि जिनको हमने हुकूमत दी है, जिनको हमने सत्ता में बिठाया है, वो रोड के ऊपर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो क्या इम्तियाज़ जलील के हाथ में है क्या महंगाई कम करने का? उसमें आपके हाथ में है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उस कुर्सी के ऊपर मत बैठिएगा उसमें, लेकिन ये नाटक और नौटंकी बंद कर दीजिएगा करके। तो उन्होंने जब मोर्चा निकाला तो कोई उसको इजाज़त नहीं ली गई थी, कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इलीगल गैर कानूनी वो मोर्चा था, लेकिन निकाले उन्होंने क्योंकि सत्ता में बैठे हैं। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर के अंदर एक मोर्चा निकाला, कुछ आंदोलन भी किया, उसके लिए भी कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी या उनको परमिशन दी नहीं गई थी। तीसरा यह है कि कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो गद्दावर नेता है अजीत पवार साहब, उन्होंने पुणे जिले के अंदर एक सभा को संबोधित किया, बड़ी सभा थी, उसको परमिशन दी गई थी या नहीं दी गई थी ये नहीं पता है। लेकिन जब हमने 27 नवंबर को मुंबई में आने का फैसला किया तो हमने बाज़ाब्ता पुलिस को लेटर दिया, हमने बाज़ाब्ता अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेटर दिया, हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को लेटर दिया और परमिशन मांगी कि साहब हम मुंबई में आना चाहते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि हम वहाँ पर आए और सरकार से अपने कुछ सवाल पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हम पूछे। 2 दिन पहले हमको एक पत्र दिया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से और ये कहा गया है कि नहीं कोरोना है, महाराष्ट्र में कोरोना है करके। देखिए, कोरोना क्या सिर्फ हमारे लिए है? उद्धव ठाकरे साहब षणमुखानंद हॉल के अंदर दशहरे का मेड़ावा ले सकते हैं, कोरोना वहाँ नहीं आएगा? या आपकी कुछ बातचीत हुई है उस वायरस से कि नहीं साहब मैं हॉल में नहीं आऊँगा, मैं अगर ये आएंगे अगर कुछ अपना हाथ मांगने के लिए तो मैं कोरोना है तो बिल्कुल बाहर निकल कर आऊँगा करके। अजीत पवार साहब जब सभा ले रहे हैं तब कोरोना नहीं है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के अंदर शिवसेना मोर्चा निकाल रही है तब कोरोना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नागपुर के अंदर है तो आंदोलन कर रही है, मोर्चा निकाल रही है तब कोरोना नहीं है। ये सिर्फ कोरोना हमारे टाइम के ऊपर क्यों आ जाता है मुझे आज भी समझ में नहीं आया है। हाँ, आपने पुलिस डिपार्टमेंट ने एक पत्र के अंदर ये भी लिखा है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव के अंदर जो घटनाएं हुई है उसको देखते हुए हम परमिशन निकाल रहे हैं। देखिए, हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अमन बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे, हम किसी भी तरह की हिंसा की हम निंदा करते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें की आप इजाज़त देंगे या अगर नहीं देंगे तो बिना इजाज़त के लोग करेंगे। अब आपके आज़ाद मैदान के अंदर पूरे महाराष्ट्र के ST डिपार्टमेंट के लोग आंदोलन कर रहे हैं, परमिशन नहीं ली गई है लेकिन वो कर रहे हैं वहाँ पर। हम तो बाइज्जत आपको, हमने तो आपसे विनती किया है, रिटर्न के अंदर दिया है कि हमको परमिशन दे, और आप हमको ये बहाने बना के कि कोरोना है और ये घटना वहाँ पे उस दिन हुई थी तो इस वजह से हम नहीं दे सकते हैं करके। देखिए, आप कहीं ना कहीं, और हम अच्छी तरह से जानते हैं, महाराष्ट्र का मुसलमान भी अच्छी तरह से जानता है आप किसके दबाव के अंदर ये पत्र दिए हैं, उसमें कौन मंत्री सरकार के अंदर बैठे, कौन कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम मुंबई में आना। लेकिन अब सुन लीजिएगा, मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब, उद्धव ठाकरे साहब, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब, आप सुन लीजिएगा अच्छी तरीके से। हम दोबारा आपको एक मौका दे रहे हैं, हम दोबारा आपसे है तो विनती कर रहे हैं कि हम परमिशन के लिए डालेंगे। हमको मालूम है कि कुछ घटनाएं जो हुई थी हम उसकी निंदा करते हैं। अगर आपका यही तर्क है तो चलिए हम आपको और 2 हफ्ते का टाइम दे देते हैं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद हम एक डेट अभी अगले 2-3 दिनों के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे कि हम कब आने वाले हैं करके। ये गलतफहमी में मत रहिए आप कि आपने पत्र दे दिया है तो हम खामोशी से, क्योंकि हम अपना राइट मांगने के लिए आ रहे हैं, और जिन लोगों से राइट मांगने के लिए आ रहे हैं
वो हमें यकीन है कि हमारा स्वागत वो फूलों से तो करने वाले नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं को एक्सपोज करने के लिए आने वाले हैं, उन्हीं से मांगने के लिए आने वाले हैं जो हमको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी खुशी से हमारा स्वागत करेंगे कि आइए इम्तियाज़ भाई, आइए पूरे जितने भी महाराष्ट्र के मुसलमान हैं और हमसे सवाल करिए। वो नहीं चाहते हैं कि हम उनसे कोई सवाल करें, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और हाँ, एक बात ये है, ये किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं आ रहे हैं, हम अपनी सियासी पार्टी को लेकर वहां पर नहीं आ रहे हैं। मुसलमान चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो, मुसलमान चाहे राष्ट्रवादी से जुड़ा हो, समाजवादी से जुड़ा हो, या कोई भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, हम सबको दावत दे रहे हैं, क्योंकि ये सियासी मुद्दा नहीं है, ये मुसलमानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुसलमानों की आज की जो एक पसमानदा जो हालत हो चुकी है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी 2 दिन पहले हमने औरंगाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसका सब्जेक्ट था कि डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन महाराष्ट्र। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम इन्हीं मुद्दों को आंकड़ों के साथ बताए हैं कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, हम कितने नीचे आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हमारे अंदर जो लड़ने की ताकत, क़ुव्वत थी, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। हमको डराया जा रहा है कि नहीं, अगर आप आएंगे तो आपके ऊपर हम केस कर डालेंगे। हमको डराया जा रहा है कि नहीं, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। आखिर कब तक हम खामोश बैठेंगे, कब तक हम घर में बैठेंगे? कभी ना कभी तो हमको निकलना पड़ेगा, और हम निकलने वाले हैं। आपने हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप दोबारा हमको रोकेंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम पूरे शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर आकर सरकार से कुछ हमारे सवाल है, वो सवाल हम पूछने वाले हैं। और जिस तरह दूसरे राजनीतिक पार्टियाँ बिना परमिशन के जो करना है वो कर रही है, हम वैसा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर पुलिस अड़ी रही, मैं महाराष्ट्र के डीजी को, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, चीफ मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अगर अड़ी रही तो आप हमें मजबूर मत करिएगा कि जो काम औरंगाबाद में शिवसेना के नेताओं ने किया है कि बिना परमिशन की बहुत बड़ा मोर्चा निकाला है, या भारतीय जनता पार्टी ने किया है, या अजीत पवार साहब ने बड़ी सभा ली है, अगर वो ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, कानून उनके लिए अलग है और मेरे लिए अलग है, ऐसा तो नहीं है। कानून इस मुल्क के लिए, सबके लिए बराबर है। इसीलिए मैं तमाम मुसलमान जो पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं कि हम मुंबई जाएंगे करके, और हाँ, एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जब मुंबई आ रहे हैं तो कोई हरा, नीला, पीला या भगवा झंडा लेकर नहीं आ रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि इस मुल्क के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, 75 साल हो गए हैं इस मुल्क की आज़ादी को, और हमको तो ये बताया गया है कि साल भर हम अमृत महोत्सव मनाए इस देश का। हमें फ़ख्र है कि हम जब मुंबई आएंगे तो हम तिरंगा लेकर आने वाले हैं, हम अपनी गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लगाकर आने वाले हैं। कोई दूसरा झंडा वहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, और वहाँ पर आएंगे अच्छे तरीके से अपने सवाल उठाएंगे, जो हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए मैं तमाम नौजवानों से, ख़ासतौर से मुसलमान समाज से, ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, आपके गले में किसका मफलर है ये मायने नहीं रखता है, आप कौन सा झंडा पकड़े हुए हैं नहीं मायने रखता है, आप किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं मायने रखता है, किस संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं मायने रखता है। जब इलेक्शन आएगा, आपको जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जाना है आप जाइए, लेकिन एक बार एक धक्का लगाना ज़रूरी है, एक बार एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना ज़रूरी है। मैं मुबारकबाद देता हूं कि मराठा समाज जब रिजर्वेशन की मांग को लेकर निकला तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ सेना का भी मराठा था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी मराठा था, वहाँ कांग्रेस और एनसीपी का भी मराठा था। वो एक मराठा बोल के वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इसीलिए हम लोग भी पूरी तैयारी में जुट जाए, पूरी तैयारी हम कर लें कि हमको मुंबई जाना है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मैं डेट की घोषणा करूंगा, और उस डेट के ऊपर मैं खुद पर्सनली मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलूंगा और उनको ये बताऊंगा कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको आप रोक रहे हैं, आप ना रोके। हम मुंबई अब सिर्फ ये नारा नहीं लगा रहे हैं कि चलो मुंबई, अब तो चलना ही है मुंबई।
आप चाहे हमें रोके या आप हमें परमिशन दे ना दे, अगर दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कोई भी कायदा कानून हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे हमें कोरोना के नाम के ऊपर और हमको डराएंगे कि साहब अमरावती में हुआ है, तो अमरावती में हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, वहाँ की पुलिस कंट्रोल कर सकती थी। जिस तरह हमारे औरंगाबाद के अंदर हमने कंट्रोल किया है, हमारे औरंगाबाद के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। कई सारे ऐसे शहर हैं, मुंबई के अंदर भी कुछ नहीं हुआ है, एक दो जगह के ऊपर हुआ है। आप वहाँ पर जो कार्रवाई है आप ऐसे भी कर रहे हैं। पूरा दोष जो है वो हमारे ऊपर मत फोड़िएगा, पूरा ठिकड़ा हमारे ऊपर मत फोड़िएगा कि साहब वहाँ पे हुआ है इसलिए अब हम आप बम्बई नहीं आ सकते हैं। बम्बई तो अब हम आएंगे ही। इसलिए नौजवानों तैयार रहो, 2-3 दिनों के अंदर हम आपको डेट्स बताएंगे और इंशाल्लाह अब सिर्फ चलो मुंबई नहीं, अब तो चलना ही है।